नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 18 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की ने अचानक से गाजा के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जितने भी तुर्की के लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे उन तमाम लोगों को इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया। अब ये कौन सी खबर है, इसके बारे में अभी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अब गाजा के सीज फायर को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद अब कयास लगाया जा रहा है कि लिखा पढ़ी में जो सीज फायर हुआ है वो रद्दी हो जाएगा। और साथ ही आज गाजा के अंदर आईडीएफ ने बड़ा हमला किया और इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये हमला क्यों है, क्या ये सीज फायर का उल्लंघन नहीं है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही लेबनान के ऊपर भी आज एयर स्ट्राइक हुई है, इस एयर स्ट्राइक में लेबनान को कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। और साथ ही बांग्लादेश ने एक ऐसा खतरनाक हथियार बना लिया जिसके बाद भारत को भी चिंता करने की जरूरत है। तो वो कौन सा हथियार है, कौन से देश की मदद से हथियार बनाया जा रहा, इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले में अब भारत खुल के सामने आ गया है और आने के बाद उसने बांग्लादेश के हक में कौन सी बात बोली है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस वजह से आज की जो खबरें हैं ये खबरें बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आपको मेरे खबर बताने का तरीका कैसा लगता है, बढ़िया लगता है तो आप बढ़िया कमेंट कर सकते हैं, सुधार की अगर जरूरत हो तो आप सुधार की जरूरत है लिख के कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम एक फैमिली है, जब तक एक दूसरे को हम समझेंगे नहीं, एक दूसरे की कमियों को बताएंगे नहीं, तब तक हमारा ग्रोथ कैसे होगा। आप सोचिए, आज मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा एक गलती हुई है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से अगर मैं आपकी कमियां निकालूं तो आप भी मेरी कमियां निकालें। इससे क्या होगा कि हमारा परिवार भी मजबूत होगा और हम कहीं ना कहीं तेजी के साथ गौर करेंगे। तो अब एक एक करके खबरें बताना शुरू करता हूं। और सबसे पहली और सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही है वो सीज फायर को लेके ही है। दरअसल तमाम शर्तें मनवाने के बाद अब इजराइल इस जिद पे अटक गया है कि उसके जिन 17 लोगों की बॉडी हमास नहीं दे रहा है या फिर नहीं दे पा रहा है, उन 17 लोगों की बॉडी को भी हमास एनी हाउ मैनेज करके दे। दरअसल पूरी कहानी बस इतनी सी है कि जब इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा था उसी दौरान एक टनल के अंदर इन 17 लोगों की लाशों को रखा गया था और इजराइल ने हमला करके खुद ही उन टनलों को बर्बाद कर दिया। अब ऐसे हाल में जब टनल ही ध्वस्त हो गई तो उसके अंदर क्या रखा था उसको निकालना अब नामुमकिन है। हमास ने साफ तौर पे कहा कि हमारे पास जितने इक्विपमेंट हैं उसकी मदद से हम लाशों को नहीं निकाल सकते, या तो कोई इक्विपमेंट देके हमारी मदद करे तब तो हम लाशें निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। वहीं इजराइल का कहना है कि भाई हमास जानबूझ के नौटंकी कर रहा, वो लाशें निकाल सकता है, बस वो निकाल नहीं रहा। अब इजराइल को जो कहना था इजराइल ने कह दिया, हमास को जो कहना था हमास ने कह दिया, लेकिन अब सच्चाई क्या है इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। दरअसल ये बात जब पता चली पूरी दुनिया को तो तुर्की ने अपने 80 लोगों की एक टीम हैवी इक्विपमेंट के साथ गाजा की तरफ रवाना की और कहा कि जाओ और जहां भी बंधकों की लाशें दफन है उस जगह को खोदो और लाशों को निकालो और उसको इजराइल के सुपुर्दे कर दो, या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो इजराइल को हैंड ओवर कर दो। अब मामला बड़ा सिंपल सा था कि भाई लाशें निकाली जाती, इजराइल को मिल जाती, इजराइल को बवाल करने का कोई मौका ना मिलता। लेकिन अब आप अंदर की खबर सुनिए कि जैसे ही ये बात इजराइल को पता चली, इजराइल ने उन 80 लोगों को ब्लॉक कर दिया और कहा कि नहीं, तुर्की कौन होता है इन्वॉल्व होने वाला, तुर्की कैसे इन्वॉल्व होकर हमको लाशों को दिलवाने की बात कर रहा, तुर्की के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, लाशों को दिलवाने का काम केवल हमास करेगा और अगर हमास नहीं करेगा तो फिर हम हमला कर देंगे फुल स्केल पे। अब आप समझिए, एक तरफ इनका कहना है कि हमें सिर्फ हमारी लाशें मिल जाए हम खामोश हो जाएंगे। तुर्की ने कहा कि ठीक है, हम अपने लोगों को भेज रहे हैं, अपने इक्विपमेंट को भेज रहे हैं और लाशें हम निकलवा देंगे। तुर्की को भी खलीफा बनने का बड़ा शौक है, कैसे अभी आपको भी समझाता हूं। अभी के लिए बस इतना जानिए कि तुर्की ने जब ये बात बोली तब इजराइल ने कहा कि नहीं, तुर्की का कोई नहीं आएगा। 80 लोगों की टीम जो रवाना की थी उसको ब्लॉक कर दिया और कहा कि हमें केवल हमास से उन कब्रों को खुदवाना है और लाशें चाहिए। जाहिर सी बात है हमास नहीं कर पाएगा और इजराइल को जंग शुरू करने का मौका मिल जाएगा और इसका आगाज भी हो चुका है। आज गजा के अंदर एक पार्टिकुलर इलाके में, अल जैतून इलाके में एक बस के ऊपर एयर स्ट्राइक करके आईडीएफ ने 10 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। दरअसल इस बस में 10, 12, 14, 15 लोग, अमूमन क्लियर आंकड़ा नहीं है, फिर भी 15 लोग आप मान लीजिए, क्योंकि बस बड़ी होती है।
15 लोग बैठ के जो भाग गए थे या फिर जो गजा छोड़ के चले गए थे वो वापस आ रहे थे। जैसे ही आईडीएफ ये चीज देखता है, आईडीएफ को बर्दाश्त नहीं होता। अब कायदे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो तरीका ये था कि आईडीएफ उनको रोकता, पूछता कि भाई कौन हो, कहां से आ रहे हो, क्या मकसद आने का। लेकिन ये तमाम चीजें आईडीएफ ने नहीं पूछी। आईडीएफ ने फौरन उस पे ड्रोन से अटैक किया और जैसे ड्रोन जाके उस बस से हिट होता है, बस फटती है। ड्रोन जब ब्लास्ट हुआ तो बस के अंदर भी तेल था, पेट्रोल था। जैसे ही वो बस फटती है, फटने के बाद जितने भी लोग थे सब मारे जाते हैं। 5-6 ऐसे हैं जो इंजर्ड हैं, लेकिन 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर निकल के सामने आ रही है। और ऐसे में क्या सीज फायर सच में बचा है? क्या इजराइल सच में सीज फायर की मयाद को रख रहा है? अच्छा, गाजा के साथ जो कर रहा है वो तो आप जाने दीजिए। कल लेबनान के ऊपर बड़ा हमला हुआ, लेबनान के एक खास इलाके में जिसका नाम है योरन एक गांव है। वहां पे बॉर्डर के इस पार से इजराइल के ड्रोन जाके घर पे बम गिराते हैं। घर में जितने लोग थे उन सबकी मौत हो जाती है। अब इजराइल का इस पे कहना है कि वहां पे हिजबुल्लाह के लोग थे, हमने उनको मारा है। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है, खासकर अपनी सरकार से हिजबुल्लाह ने यह सवाल पूछा कि भाई हमको मारा, किसको मारा, वो तो बात की बात है। पहली बात तो ये कि हमको मारा नहीं, वहां पे एक फैमिली रह रही थी, उसको मारने का काम किया। हम लोग फैमिली वाले है ही नहीं, हम तो फाइटर हैं, हम तो ऐसे घरों में रहते ही नहीं। लेकिन मेन बात यह है, लेबनान की सरकार से हिजबुल्लाह ने जो पूछा कि भाई एक बात बताओ, ये कैसा सीज फायर है कि जब इसका मन होता है घुस के मार देता है, और ये कैसा सीज फायर है कि तुम एक शब्द नहीं बोल सकते। ये भी तो बात है कि अगर सीज फायर वो तोड़ रहा है, कम से कम तुम उसका विरोध तो करो, तुम उसका प्रोटेस्ट तो करो। लेकिन ग्राउंड लेवल सच्चाई ये है कि लेबनान की कठपुतली सरकार, वो घट्टू जैसी सरकार, एक शब्द नहीं बोल सकती। अब क्यों नहीं बोल सकती, क्या वजह है, इसके बारे में आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे। इतने दिन से आपको खबरें बता रहा हूं, अब आपका भी एक फर्ज बनता है कम से कम देखूं तो आप क्या जानते हैं। तो लेबनान की सरकार क्यों इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोलती है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके मुझे बताइए। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर फिर निकल के सामने आ रही डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब इतने कंफ्यूज हैं, इतने कंफ्यूज हो चुके हैं। इन्होंने पहले हमास को धमकी दी, फिर अलग अलग देशों को और धमकी दी, फिर इन्होंने दावा ठोक दिया कि मोदी से बात हुई थी, मोदी साहब ने कह दिया कि तेल हम रशिया से नहीं लेंगे। ये तमाम बातें ये बोल रहे थे। इसी दौरान भारत ने साफ तौर पे कहा कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हम रशिया से तेल लेंगे, रशिया हमारा दोस्त है, और कोई भी बात डोनाल्ड ट्रंप से नहीं हुई। यानी भारत ने इनडायरेक्टली तौर पे ये बोल दिया कि भाई साहब झूठ बोल रहे थे। अब इतने से भी इनका पेट नहीं भरा, अब इन्होंने क्या नया बवाल काट दिया। इन्होंने ईरान को न्यूक्लियर पावर नेशन बोल दिया, और इन्होंने ये भी अपने बयान में बोल दिया कि जब ईरान और पाकिस्तान की जंग हुई थी, मेरे हिसाब से हुई नहीं थी, आपकी जानकारी में भी नहीं हुई थी, हुई थी नहीं हुई थी। अब ये भाई साहब इतना कंफ्यूज हो गए हैं, उम्र इनके ऊपर इतनी हावी हो गई है कि इन्होंने ये बोल दिया कि जब ईरान और पाकिस्तान की जंग हुई थी और दोनों ही न्यूक्लियर पावर नेशन है, तो जंग हमने रुकवाई थी। अब ये कहना तो भारत को चाह रहे थे, लेकिन इनकी जुबान, इनका दिमाग दोनों सठिया गया। इन्होंने ये बात बोल दी। अब इसको लेके भी इनका मजाक बन रहा, इसको लेके भी ठीक ठाक तरीके से इनका मजाक बन रहा है, और पूरी दुनिया के लोग आज इनको थूक रहे हैं कि भाई इतना क्या उम्र का तगाजा होना कि तुम कुछ भी बोल देते हो। खैर, ये तो यूएस के हैं। अगली खबर आप यूके की सुनिए। यूके के जो सरकार के लोग हैं वो अपने ही कोर्ट में गए थे, और अपने ही कोर्ट में उन्होंने एक याचिका लगाई थी और कहा था कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी यूके के अंदर फिलिस्तीन के हक में प्रोटेस्ट ना करे, कोई भी शख्स फिलिस्तीन की आवाज ना बने, कोई भी फिलिस्तीन का झंडा ना उठाए। और ये तमाम बातें जब इन्होंने बोली, अब अचानक से कोर्ट ने इनको फटकार दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सब तो इंसानियत की बातें हैं, हाउ कैन यू स्टॉप दिस। इसके बाद ये जब कोर्ट में हार गए तो इन्होंने तारीख मांगी। अब अगली तारीख नवंबर की है, और तब तक यूके की सरकार को यह कहा गया कि फिलिस्तीन के हक में कोई बात करे, फिलिस्तीन के हक में कोई आवाज उठाए तो आप उसको रोक नहीं सकते। साफ तौर पे ये जानिए, आप उसको नहीं रोक सकते, और रोकने की कोशिश भी मत करना, इसमें केवल और केवल आपकी बेइज्जती होगी। तो यहां ये जलील हो गए। अब आप अगली खबर सुनिए। अगली खबर निकल के सामने आ रही भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। दरअसल पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसने सबसे पहले तो अपने सबसे खास दोस्त चाइना को ही धोखा दे दिया। चाइना के मुंह पे तो खड़े खड़े इसने कर दिया कि भाई अब हम अमेरिका की गोद में, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। चाइना कहता थक गया कि आओ हम बातचीत करा दें, आओ अफगानिस्तान के साथ हम सीज फायर करवा दें, आओ तुम अमेरिका का चक्कर छोड़ो, हमारे साथ रहो, देखो भारत के साथ लड़ाई में हमने तुम्हारी कितनी मदद की थी।
ये तमाम चीजें चाइना ने इनसे बोली, लेकिन ये भाई साहब सुन नहीं रहे। इन्होंने फिर एक बड़ा बयान दे दिया कि अफगानिस्तान जो हमला कर रहा, ये हमला तो भारत की सह पे कर रहा। इन्होंने, आप खुद सोचिए कि ये भाई साहब पहले तो खुद अटैक करते रहे हैं, उसके बाद ये अपने इंटरनल मामलों में इतने परेशान हैं। तहरीके तालिबान जो पार्टी है भाई भारत की तो है नहीं, ये कहाँ की पार्टी है? ये पार्टी पाकिस्तान में बनी, ये पार्टी अफगानिस्तान में बनी, भारत का इससे क्या लेना देना। लेकिन इन्होंने उसको लेके बवाल काट रखा था, कहा कि भाई भारत का किया धरा है। आज भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से बड़ा बयान आया है। कौन सा बयान आया, पहले सुन लीजिए, फिर इसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाते हैं। Border, we are closely monitoring the situation. Three things are clear. One, that Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. Two, it is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. And three, Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. इस बयान में साफ तौर पे कहा गया है कि पहली बात तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से खुद ही परेशान है और वो फालतू भारत के खिलाफ आरोप लगाता रहता है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि अफगानिस्तान के ऊपर जानबूझ के पाकिस्तान ने हमला किया और इस हमले में जानबूझ के नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बोली गई भारत द्वारा कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान अगर कुछ भी करता है तो साफ तौर पर यह जान ले कि भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। अब ये बात जैसे ही बोली, पाकिस्तान, अमेरिका, उसके जितने अलायंस दोस्त हैं, सबके अंदर खलबली मच गई। क्यों? अभी वो चीज आपको डिटेल में समझाता हूं। तो उस चीज मैंने अभी आपको आगे बताने को बोली है, मुझे याद है। पहला कि तुर्की कैसे खलीफा बनने की कोशिश कर रहा, और दूसरा कैसे पूरी दुनिया खामोश है भारत के आगे, क्या वजह, ये आपको समझाता हूं। अब आप पहले तुर्की वाली कहानी सुनिए। बांग्लादेश ने तुर्की के साथ एक डील की है। इस डील के तहत तुर्की अपना डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम SIPR है यानी साइपर, इसको ढाका में तैनात करेगा, अपना डिफेंस सिस्टम। साथ ही तुर्की के जो हमलावर ड्रोन हैं, ये तमाम हमलावर ड्रोन सीधे तौर पे ढाका में आके लड़ाई के लिए तैयार के साथ डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। यानी अब ये ड्रोन ढाका यानी बांग्लादेश को मिल जाएंगे। चलो अच्छी बात है। एक और अच्छी बात आप सुनिए कि इस ड्रोन को बनाने के लिए यानी सह उत्पादन की कैपेसिटी के बारे में भी तुर्की विचार कर रहा है और ये सोच रहा है कि अगर बांग्लादेश ही बनाने लगे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर सकता है तुर्की। क्यों? अब बांग्लादेश ने जो तर्क दिया है, बांग्लादेश ने कहा है कि दरअसल हमारे बगल में एक देश है म्यांमार, जिसको हम बर्मा बोलते हैं। म्यांमार के अंदर गृहयुद्ध चल रहा है और इस गृहयुद्ध की वजह से हो सकता है कि हम कभी डिस्टर्ब हो जाएं। ये बात मोहम्मद यूनुस की सरकार ने तुर्की से बोली। तुर्की ने कहा ठीक है, चलो हम तुमको ड्रोन दे देते हैं, चलो हम तुमको हथियार दे देते हैं। अब साफ तौर पे देखा जाए तो भारत के लिए एक सरदर्द तो है। इतना बड़ा कोई सरदर्द नहीं है, क्यों नहीं, अभी आपको समझा रहा हूं, लेकिन थोड़ा बहुत तो सरदर्द है। लेकिन अब सवाल बांग्लादेश की सरकार से भी बनता है कि भैया आपके ऊपर तो कोई हमला करने वाला है नहीं, भारत कभी किसी पे हमला करता है नहीं, अगल बगल के देशों से आपके ये समीकरण ठीक ठाक हैं, तो आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अगर पैसा खर्च ही कर रहे हो तो हथियार भी क्यों कर रहे हो। ये दो सवाल मैं आपसे पूछूं, लेकिन इससे पहले दोनों का जवाब आप जान लो कि जब भी कोई हिंसा के दम पे सत्ता हासिल करता, वो चाहे जो, अगर वो लड़ाई झगड़ा करके, गोलीबारी करके, हमला करके सत्ता को हासिल कर रहा है तो उसका मकसद ही हथियार खरीदना होगा। वो कुछ और नहीं खरीद सकता, जैसे पाकिस्तान और कुछ भी नहीं खरीद सकता हथियार के अलावा, क्योंकि वहां की सरकार 5 साल कभी चली नहीं। जिसको सरकार में रहना है उसको मजबूती चाहिए, सेना वहां की सरकार है, तो फिर सिचुएशन वैसी है। बहरहाल, अब मैंने क्यों कहा कि भारत को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो आप जान लो। भारत की फिजाई ताकत यानी एयरफोर्स की अगर बात करें तो कल नई रैंकिंग निकल के सामने आई। पहले भारत 4थे नंबर पे था, पहले पे अमेरिका था, दूसरे पे रशिया था, तीसरे पे चाइना था, चौथे पे भारत था। हालांकि पाकिस्तान कभी टॉप 10 में भी नहीं रहा। अब आपको भले ये बात अजीब लगे, कई सारे पाकिस्तानी दोस्त देखते हैं, उनको लगता है कि भारत कुछ मस्ती करता है, भारत के लोग ऐसे ही हवा में जी रहे, लेकिन आप थोड़ा सा गूगल करेंगे, चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
तो अंदर की कहानी यह है कि अब भारत ने ऑफिशियली तौर पे चाइना को भी फिजाई ताकत में पीछे छोड़ दिया है और तीसरे नंबर पे आ गया। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भाई चाइना तो स्टील्थ बनाता है, चाइना 5th जनरेशन पे है, तो कैसे? तो देखिए, एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट से कुछ नहीं होता। कई सारी चीज़ों के परसेंटेज निकाले जाते हैं और जब परसेंटेज निकाला गया तो भारत का जो परसेंट आया था वो 69 पॉइंट समथिंग आया था। और रिपोर्ट्स जहाँ तक मैंने पढ़ी है, जहाँ तक मुझे याद है कि चाइना की जो रैंकिंग और परसेंटेज आया था वो 54 या 59 के समथिंग आए थे। तो 10% का जो टोटल मार्जिन था उसकी वजह से भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है। और इस परसेंट में क्या क्या देखा जाता है कि भाई एक्टिव जहाज कितने हैं, इफिशियंट कितने हैं, साथ ही कॉस्ट इफिशिएंट कितने हैं। भाई पता चले एक जहाज मैंने बना लिया बहुत अच्छा, लेकिन उसकी कीमत ही 2 लाख करोड़ है, तो वो किस लायक, उसको हम बचाते ही घूम रहे हैं। साथ ही हम ये भी देखें कि भाई उसकी कैपेसिटी कितनी, कितने अंदर तक जाके मार सकता। पता चले एक ऐसा तो है जो रडार में एकदम गायब हो जाए, लेकिन 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा सकता, तो ये भी दिक्कत है। तो भारत के पास ये तमाम टेक्नोलॉजी आज ऐसी हैं, चाहे खरीदी हुई चाहे बनाई हुई, कि हमारी रैंकिंग 3rd पे आ गई। तो हमें किसी के ड्रोन या फिर किसी और चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल तुर्की से बनता है कि भाई तुम बांग्लादेश को दे सकते हो, अच्छी बात है। पाकिस्तान से तुम्हारी दोस्ती है, तुम उसको दो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन तुमने गाजा के लिए क्या किया, तुमने फिलिस्तीन के लिए क्या किया? आज जो तुम 80 लोग भेज रहे हो, यही 80 ड्रोन अगर तुमने शुरू में भेजे होते तो इतना जेनोसाइड ना होता। बट एट दैट टाइम आप एकदम खामोश थे। तो आज खलीफा ही बनना है ना, तभी तो आप दिखा रहे हो कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। एर्दोगान ने उस दिन फरमान जारी कर दिया कि अगर नेतन्याहू की जहाज आ गई तो फिर हम आएंगे नहीं। यही नौटंकी पहले कर लेते यार, तब तो तुम गैस खरीदते हो, तुम तेल बेचते हो, हथियार देते हो, डिफेंस देते हो, क्या नहीं देते हो यार, किससे छुपा है? तो ये ड्रामा क्यों? खैर, शुरुआत में मैंने एक चीज आप लोगों से बोली थी कि आपकी मुस्लिम कम्युनिटी इतना साफ कोई नहीं बोलता। आप ये जानिए, इतना साफ कोई भी नहीं बोलता जितना साफ मैं बोलता हूं, दिल का साफ हुई। आपकी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में मैंने कहा था कि उसने एक गलती की और उस गलती को आपके सामने रखूंगा। खबर बिहार की है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इस विधानसभा चुनाव में AIMIM यानी जो ओवैसी साहब की पार्टी है, उस पार्टी में एक कैंडिडेट है जिनका नाम है तौसीफ आलम। तौसीफ आलम शायद चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव लड़ने की वजह से उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग बैठाई थी, चूंकि पर्चा दाखिला होना है, नामांकन होना है, और तमाम लोगों को बुला के उन्होंने खाने पीने का इंतजाम करवाया था। अब वहां पे लोग आए थे, उनको क्या करना था? चुनाव का मुद्दा समझना था, ये देखना था कि भाई साहब वोट किसको देना है। हर बात तो जाति धर्म मजहब के नाम पे आप वोट नहीं देंगे, आपको जिसका एजेंडा सही लगेगा आप उसको वोट देंगे। खैर, जितने लोग आए थे उनको ये खबर पता चली कि भाई साहब बिरयानी भी बनी है। अब आप सोचिए कि 5 साल के लिए आप सत्ता की कुर्सी किसी को देने जा रहे हैं। बात फैल गई कि बिरयानी बनी है। तमाम जो जनता जनार्दन, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर AIMIM की पार्टी है तो उसमें मुस्लिम ही आएंगे, इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं। अगर RSS की पार्टी होगी तो जाहिर सी बात है हिंदू ही जाएंगे, मुस्लिम इक्का दुक्का जाएंगे। AIMIM यानी ओवैसी साहब की पार्टी है, आप सभी जानते हैं कि कौन आएगा। अब आप खबर सुनिए कि बिरयानी के लिए वहां पे लड़ाई हो गई, लाठी डंडे चल गए, साथ ही धक्का मुक्की हुई। आप सोचिए, चुनाव का है मुद्दा छोड़ के इस देश का मुसलमान, इस देश का जो नौजवान मुसलमान है वो बिरयानी के पीछे भाग गया। अब इसको कोई पंचर लगाने वाला बोलता है तो इसको बड़ा बुरा लग जाता है, लेकिन आप आंखें खोलिए, पहले वीडियो देखिए। आप लोग देख सकते हैं भाई बिरयानी के लिए लड़ी मार कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोग
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि देश के तमाम कीमती मुद्दों को छोड़ के इस देश का नौजवान, इस देश का मुसलमान बिरयानी के पीछे दौड़ पड़ा। और यही वजह है कि नेता कभी भी आपकी इज्जत नहीं करते, कभी भी नहीं करते। इस बात को कड़वा घूंट समझ के निगल लीजिए। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप बड़े अच्छे हैं, आपका इतिहास ऐसा। इतिहास छोड़ दो यार, करंट में जियो। करंट में अगर आप अभी पैसे से संपन्न नहीं हैं, आपके दादाजी के पास चाहे 9 लाख 10 लाख सोने की असरफिया रही हूं, क्या मतलब। आज देखिए आपके पास क्या है। बिरयानी वाली वीडियो जब निकल के सामने भैया कलेजा फट गया मेरा। यार चुनाव होना है, मुद्दे डिसाइड होने होते हैं, लेकिन जनता कहां भगी? बिरयानी के पीछे। तभी नेता हमको बिरयानी के पीछे उलझा के इस देश का लाखों करोड़ ढकार रहे हैं, और कोई वजह नहीं। खैर, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत।